समाज को समझने के लिए समाजशास्त्र में कई सिद्धांत हैं। लेकिन सोचिए, जब कोई क्लासिक थ्योरी पुरानी हो जाए तो क्या होता है? क्या हम उसे बस छोड़ देते हैं? नहीं, उसे रिबूट किया जाता है। आज हम बात करेंगे नव प्रकारवाद की, एक ऐसे ही सिद्धांत की जबरदस्त वापसी के बारे में। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये नया प्रकारवाद आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि पुराने सिद्धांत में ऐसी क्या दिक्कत थी जिसने इसे जन्म दिया, और फिर ये काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी, इसने समाज को देखने के हमारे नजरिए में असल में क्या बड़ा बदलाव लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वैचारिक रीबूट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहला सवाल, ये नया प्रकारवाद है क्या चीज? अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो नव प्रकारवाद पुराने फंक्शनलिज्म का एक मॉडर्न, मल्टी डायमेंशनल और क्रिटिकल वर्जन है। मतलब ये पुराने सिद्धांत की नींव पर ही बना है, लेकिन उसकी कमियों को सुधार कर और उसे आज के जमाने के लिए ज्यादा काम का बनाकर। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि भाई इस नए वर्जन की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब पुराने वाले सिद्धांत के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि उसे एक पूरे अपग्रेड से गुजरना पड़ा? तो उस पुराने यानी क्लासिकल प्रकारवाद में आखिर गलत क्या था? देखिए, 20वीं सदी के बीच में ये बहुत प्रभावशाली था क्योंकि इसने समाज को समझने का एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीका दिया था, लेकिन बहुत जल्द ही इसमें दरारें दिखने लगीं। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये बहुत दिलचस्प है। ये टैलकॉट पार्सन्स के क्लासिकल प्रकारवाद की 4 सबसे बड़ी आलोचनाओं को दिखाता है। चलिए बाईं ओर से शुरू करते हैं। पहला है व्यक्तिवाद विरोध। मतलब ये सिद्धांत समाज के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पर इतना ज्यादा ध्यान देता था कि ये तो भूल ही गया कि समाज असल में व्यक्तियों से बनता है। दूसरा, परिवर्तन विरोध। ये मानता था कि समाज हमेशा बैलेंस में रहता है, इसलिए ये सामाजिक बदलावों को ठीक से समझा ही नहीं पाता था। तीसरा, रूढ़िवाद। ये मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को ही सबसे अच्छा मानकर उसे सही ठहराता था। और चौथा, आदर्शवाद। ये समाज की एक ऐसी गुलाबी तस्वीर पेश करता था जिसमें कोई संघर्ष या समस्या ही नहीं थी, जो कि हम सब जानते हैं असलियत से कोसों दूर था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। आलोचनाओं की लिस्ट और भी लंबी थी। इसने समाज में मौजूद असली पावर गेम्स और संघर्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। साथ ही इसने असमानता, विचलन और दमन जैसे जरूरी मुद्दों पर भी पर्दा डाल दिया, मानो ये समाज का हिस्सा हो ही ना। तो इन सब कमियों और आलोचनाओं के दबाव में समाजशास्त्रियों को ये महसूस होने लगा कि प्रकारवाद के जो बेसिक आइडियाज हैं उनमें दम तो है, लेकिन उसे एक बड़े सुधार की जरूरत है। और यहीं से एक नए दृष्टिकोण का जन्म हुआ। और वो जवाब था नव प्रकारवाद। एक ऐसा सिद्धांत जो प्रकारवाद की अच्छी बातों को अपने पास रखते हुए उसकी सभी बड़ी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। देखिए, हर महान विचार के पीछे कुछ महान दिमाग होते हैं, है ना? तो इस अपग्रेड के पीछे भी कई बड़े समाजशास्त्री थे, जैसे अमेरिका से जेफरी अलेक्जेंडर और जर्मनी से निकोलस लुहमन। इन लोगों ने मिलकर इस पुराने सिद्धांत में एक नई जान फूंकी। ठीक है, तो हमने समस्या देख ली और समाधान भी देख लिया। अब जरा ये समझते हैं कि ये नया सिद्धांत असल में काम कैसे करता है, इसकी खासियतें क्या हैं। इसकी पहली खासियत है इसका बहुआयामी नजरिया। इसे आप ऐसे समझिए जैसे समाज को एक 360 डिग्री कैमरे से देखा जा रहा हो, न कि सिर्फ एक छोटे से छेद से। ये राजनीति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, शक्ति और संघर्ष, इन सबको एक साथ जोड़कर विश्लेषण करता है। दूसरी खासियत है कर्ता और संरचना के बीच एक बैलेंस बनाना। जहां पुराना सिद्धांत सिर्फ सामाजिक व्यवस्था यानी संरचना पर जोर देता था, वहीं नव प्रकारवाद व्यक्ति यानी कर्ता और सामाजिक व्यवस्था दोनों को बराबर महत्व देता है। ये मानता है कि हम इंसान समाज बनाते हैं और समाज के नियम हमें बनाते हैं। ये एक 2 वे स्ट्रीट है। और यहीं पर यह सिद्धांत सच में चमकता है। ये सिर्फ समाज की अच्छी अच्छी चीजों पर ध्यान नहीं देता, ये समाज की कमियों, उसके अंदर के संघर्षों और तनावों को भी स्वीकार करता है और उनका अध्ययन करता है। इससे समाज की एक ज्यादा यथार्थवादी, एक ज्यादा सच्ची तस्वीर हमारे सामने आती है। ये समाज को एक रुकी हुई तस्वीर की तरह नहीं, बल्कि एक चलती हुई फिल्म की तरह देखता है। नव प्रकारवादी कहते हैं कि समाज लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है, खासकर सामाजिक विभेदीकरण जैसी प्रक्रियाओं के जरिए। इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटा सा गांव समय के साथ एक जटिल शहर में बदल जाता है, जहां अलग अलग काम और संस्थाएं बन जाती हैं। बस यही है सामाजिक विभेदीकरण। और इसकी सबसे अनोखी बात है इसका आत्म आलोचनात्मक रवैया।
ये एक ऐसा सिद्धांत है जो अपनी गलतियों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये अपने ही पुराने सिद्धांतों की आलोचना करता है और खुद को सुधारने की गुंजाइश रखता है, जो कि किसी भी वैज्ञानिक सोच में एक बहुत ही शक्तिशाली बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब विशेषताओं से आखिर क्या बड़ा बदलाव आया। मतलब पुराने और नए में असल फर्क क्या है, इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती है। चलिए इस टेबल को लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि फर्क एकदम साफ हो जाए। पहली लाइन देखिए, जहां पुराना प्रकार्यवाद सिर्फ समाज की बड़ी संरचनाओं की बात करता था, वहीं नव प्रकार्यवाद संरचना के साथ व्यक्ति की भूमिका पर भी जोर देता है। अब दूसरी लाइन पर आते हैं। पुराना सिद्धांत समाज को स्थिर मानता था, जबकि नया सिद्धांत इसे हमेशा गतिशील और बदलता हुआ मानता है। और अब सबसे बड़ा फर्क तीसरी लाइन में। प्रकार्यवाद जहां संघर्ष और असमानता को अनदेखा करता था, वहीं नव प्रकार्यवाद सामाजिक संघर्ष और बदलाव को समाज का एक जरूरी हिस्सा मानता है और उसे स्वीकार करता है। तो इसका सार क्या है? असल में नव प्रकार्यवाद पुराने सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज नहीं करता, बल्कि यह उसे संशोधित करता है, उसका विस्तार करता है और उसे एक ज्यादा यथार्थवादी और संतुलित रूप देता है। इसीलिए इसे अक्सर पुनर्जीवित प्रकार्यवाद भी कहा जाता है। जैसा कि इसके प्रमुख विचारकों अलेक्जेंडर और कोलोमो ने खुद कहा है, ये प्रकार्यवाद की आत्म-आलोचनात्मक धारा है। यह एक ही वाक्य इस पूरे सिद्धांत के दिल की बात कह देता है। यह एक ऐसा विचार है जो खुद पर सवाल उठाने से बिल्कुल नहीं डरता। तो आखिर में ये सवाल उठता है, क्या ये पुनर्जीवित प्रकार्यवाद अपनी इस नई ज्यादा खुली और खुद को सुधारने वाली सोच के साथ आज के हमारे इस जटिल और तेजी से बदलते समाज को बेहतर ढंग से समझा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।